शेखर, आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों, गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं। हर पार्टियां अपने दमखम पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए तैयार है। ऐसे ही दरियापुर 51 की हम बात करें तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक मजबूत दावेदार दानिश भाई कुरैशी हैं, क्योंकि कई बार अब टीवी डिबेट में अच्छों को जवाब देते हुए दानिश भाई को आपने सुना है। दोस्तों, आज हमारे खुसूसी मेहमान है दानिश भाई कुरैशी। जानेंगे इनसे कि खासकर ये दरियापुर से लड़ना क्यों चाहते हैं। दानिश भाई, आपका इस्तेमाल है हमारे प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अशरफ न्यूज़ में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ साहब आपका। तो दानिश भाई, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपने सियासत की शुरुआत कब से की? देखिए, दरअसल मेरी सियासत की शुरुआत तो जो है वो बहुत आपको अटपटा लगेगा। मैं बिज़नेस क्लास फैमिली का बैकग्राउंड रखता हूँ। हमारे वालिद जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखते थे। हम लोग भी पढ़ लिख कर उसी इंडस्ट्री में गए। हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे वालिद का, हमारे फुफा का बड़ा नाम रहा है, अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी उन्हें। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि किसी ज़रूरत की वजह से मैं एक इनकम सर्टिफिकेट लेने गया था। ये करीब बात होगी 2007 या 8 की। उसमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए जितना परेशानी मैंने उठाई, तो बचपन से मेरी हमेशा से एक आदत है कि कठिन से कठिन चीज़ें जो हैं उसको हमेशा चैलेंजिंग मोड पे लेना। और एक सामान्य से कागज़ पाने के लिए लेने के लिए जो कि अमूमन एमएलए और काउंसिलर्स दिया करते थे, उस ज़माने में कांग्रेस की बोलबाला हुआ करती थी, तो वो लेने के लिए पहुँचे बनी। तो फिर मुझे लगा कि इतनी परेशानी है, अगर हमारा ये आलम है तो आम इंसान का, जो बेचारे अनकैप्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनका क्या होगा। बस तभी से फिर मेरी सियासत में दिलचस्पी बढ़ी, उसमें रुचि ली और हम आगे बढ़े। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, जैसा कि हम देखें कि करीबन अहमदाबाद में आए 2 साल हुए, इसके पहले भी आपका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रहा हो? देखिए, दरअसल गुजरात की सियासत में हमेशा 2 छोर पे यहाँ की सियासत खड़ी नज़र आई। 2021 से पहले 2021 जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनवरी में यहाँ कदम रखा और उसके बाद उसने अपना परचम लहराया, और इतना ज़बरदस्त परचम लहराया कि गोधरा, जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रदेश में सत्ता बनाई और गुजरात को मॉडल बना के फिर देश में सत्ता पे काबिज हुए, वो गोधरा हमने भारतीय जनता पार्टी से छीन ली थी। और वो छीनने के बाद जिस तरह से कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात की जाए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बदबख्त नीतियों के चलते गोधरा की जो सत्ता थी वो वापस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली गई। रह गई बात इससे पहले की सियासी पार्टियों की, तो मैं हमेशा से ही आप देखिएगा कि मैं एक सामाजिक कारकुन रहा हूँ। सोशल वर्कर के तौर पे मैंने बहुत काम किया, काम करने की कोशिश की। अवाम इख्तियार करे और खुदा कबूल करे उन कामों को, लेकिन हमने हमेशा से ये कोशिश की। तो मेरा हमेशा से ही सिविल सोसाइटी से या NGO से बहुत अच्छा वास्ता रहा। और चूँकि सिविल सोसाइटी के लोग हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी सियासी पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, चाहे वो स्क्रीन पे कुछ भी कहें कि हम तो पॉलिटिकल नहीं हैं, हम सियासी नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। तो इसी तरीके का पूरा मामला रहा और हमने भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ बहुत काम किया। बट ऑब्वियस था कि भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ आप काम करते तो दूसरे छोर पे जो पार्टी थी उन्हीं के लिए करते। लेकिन मैं कभी भी प्राइमरी मेंबर भी नहीं रहा उस पार्टी का। तो ये मेरा राजनीतिक इतिहास रहा। उसके बाद अगर बात की जाए तो AIMIM जब यहाँ आई तो फिर हमने अपनी हिस्सेदारी, अपनी क़यादत, हम पर जो जुल्म सियासी है उसका हिसाब लेने के लिए जब हम मैदान में आए, तो आज नज़ारा आपके सामने है। दानिश भाई, एक खास बात ये बताइए कि आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को क्यों चुना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, शायद इससे कांग्रेस के लोग इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मजलिस यहाँ नहीं थी तो मैंने खुद ने भी अपना वोट कांग्रेस को दिया है। लेकिन जैसे जैसे मैं सियासत में अंदर उतरता गया और तारीख पढ़ी, सबसे बड़ी बात जो आज मैं बहुत दुखी हूँ अपने पास्ट में जो वोट दिए हैं उसके लिए, कि जब मैंने तारीख पढ़ी तो पाया कि कांग्रेस ने जो मुसलमानों पे जुल्म किया है वो इतना बर्बर है कि शायद अंग्रेजी हुकूमत ने भी इतना नहीं किया। देखिए, अगर बात की जाए तो सन 47 से लेके आज तक अगर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर
अगर कोई दंगा बोला जाता है, लिखा जाता है तो वो 2002 है। लेकिन अगर कांग्रेस की आप तारीख पढ़ेंगे तो बेहिसाब एक लंबी फहरिस्त आपको मिल जाएगी, चाहे वो भागलपुर हो, अहमदाबाद हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे दिल्ली दंगे हो, चाहे 69 के अहमदाबाद के दंगे हो, ये सारे दंगे जिसमें बेइंतहा बेहिसाब लोगों को मारा गया। आप देखिए मुरादाबाद में ईद के दिन ईदगाह में गोलियां चलाई गई, और क्या वजह से कि भाई नमाज के अंदर में, ईदगाह के अंदर में एक जानवर छोड़ दिया गया जिससे मुसलमान अच्छा नहीं मानता। कहीं पॉलिटिकल डिस्कशन जो कांग्रेस ने किया वो जब हमने पढ़ा तो मुझे लगा कि इस पार्टी के साथ में रहना तो दूर की बात है, वोट देना तो दूर की बात है, शायद अब इससे बचने की जरूरत है। और उसके बाद फिर हमने तय किया कि भाई अब जो है हम अपने लिए कुछ काम करेंगे। तो अपनी क़यादत की, अपनी हिस्सेदारी के लिए हम मुसलसल कोशिश में लगे थे, हम राजी करने में लगे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब को। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत मतलब एक अरसे से लोग यहाँ से जा रहे थे सारे टली, और आखिरकार एक दिन खुदा ने गुजरात के मुसलमानों की दुआएं कबूल करी और असद साहब राजी हुए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात। ऐसे असदुद्दीन ओवैसी साहब अहमदाबाद में आए, गुजरात में आए, उस वक्त कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही महीनों के बाद हम कहें कि महानगर पालिका के चुनाव आए, जिसमें काफ़ी अच्छा नतीजा जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिला। तो इसकी कामयाबी का सेहरा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के क्रेडिट को जाएगा, ये यहाँ के कैंडिडेट को? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान की सियासत अब उस मोड़ पे पहुंच गई है जहां पे आपको एक सेंट्रल चेहरा चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक चेहरा है, इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास भी अपना एक चेहरा है। जैसा अगर तृणमूल कांग्रेस के पास अपना एक चेहरा है, इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नेशनल हमारे पास चेहरा, जिस तरह एनसीपी के पास अपना चेहरा है। तो अब यहाँ आप देखिए कि अगर बात की जाए तो इस प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के अलावा तो कोई था ही नहीं। अब कांग्रेस के पास तो आज की डेट में मुझे लग रहा है कि भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। आप देखिए कि पंजाब के अंदर में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं, जो मतलब किसी भी पार्टी के स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिस्ट को बनाया जाता है इतनी की पोस्ट पे, अगर वो सत्ता पे से उतरने के बाद सीधे भाजपा में चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी की कमी है। वो आइडियोलॉजी आपको यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बहुत स्ट्रांग मिलेगी। और असद साहब की ज़ेर सदारत में जिस तरह से गुजरात में हमने चुनाव लड़े कॉरपोरेशन के, उसमें तमाम लोगों ने मेहनत की। असद साहब के इशारों पर जहाँ जहाँ उन्होंने हुक्म दिया वहाँ जाकर मेहनत की, और उसका नतीजा ये आया कि हमने 45 कैंडिडेट में से 27 जीत के निकाले। अच्छा दानिश भाई, एक बात बताइए कि यहाँ पर कई कॉर्पोरेटर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी हैं, उनके जीत के आने के बाद कोई ऐसी मुहिम चलाई हो कि जिसका नतीजा सामने निकल कर आया हो? देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, इस देश में, इस प्रदेश में 70 साल की सियासत जिसमें मुसलमानों को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया है, उसको उभारने के लिए आप एक आध 2 साल में मतलब परिवर्तन आपको दिखाई देगा, शुरू हो चुका है। देखिए इस बार पहली बार ऐसा हुआ गुजरात के इतिहास में कि हमने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे पक्ष के नेता रफीक भाई शेख की अगुवाई में 10,000 करोड़ के बजट की डिमांड की गई हमने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, जिसमें अहमदाबाद शहर के पुराने शहर की अगर हम गटर लाइन सिस्टम की बात की जाए तो उसकी मांग की गई जो कि कम से कम 60 साल पुरानी है। पानी की लाइन की नई मांग की गई जो कि कम से कम 60 साल पुरानी है। अमूमन आपने ये कंप्लेंट सुनी होगी कि पीने का पानी और गटर का पानी मिक्स हो जाता है जिसके चलते बीमारियां होती हैं। हमने अस्पताल की मांग की, हमने करीब नए डेवलप होते हुए जितने टीपियां निकली उसमें 11 कब्रिस्तान की मांग की। आप देखिए 47 से लेके आज तक 1 सेंटीमीटर जमीन जो है कब्रिस्तान के नाम पर नहीं दी गई। दूसरे और धर्म और पंथ के लोगों के लिए अंतिम धाम दिए गए, सारी चीजें, उससे हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे हिस्से में कटौती क्यों? तो हमारे कॉर्पोरेटर्स ने कॉर्पोरेशन में परफॉर्मेंस किया। आप देखिए हम मक्तमपुरा में BRTS लेके गए, आप देखिए TP 85 का हमने पूरा रोड जो 11 करोड़ के बजट का था वो बनवाया, स्ट्रीट लाइट बनवाई, नल से जल की योजना जो थी उसको त्वरित लागू करवाया। तो ये सारे काम जो है हमारे काउंसिलर्स कर रहे हैं। जमालपुर की भी अगर बात की जाए तो जमालपुर के अंदर में जिस तरह से मतलब पानी के प्रेशर की समस्या थी उसके ऊपर कॉर्पोरेशन से खर्च करवा के जो कुछ काम करवाने की कोशिश की, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो दानिश भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर अक्सर एक बात ये भी लिखती है कि वो काम का आगाज तो कर लेते हैं
लेकिन अंजाम पे कोई चीज़ नहीं पहुंच पाती। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि जमहूरियत की अगर बात की जाए ना, तो काम का आगाज ही उसका अंजाम है। दरअसल कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आती। आप देखिए, मैं समझता हूँ कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात की जाए, उस वक्त के जो आज प्रधानमंत्री हैं, अपनी जिंदगी में मदर साहब आप बताइए कि इस 2001 से लेकर 22 तक, इस 20 साल के इतिहास में कितने उद्घाटन आपने देखे उनके? देखे बेहिसाब, सुबह से लेकर शाम तक उद्घाटन करते रहते हैं। जबकि मजलिस के लोग उद्घाटन करने में नहीं मानते, मजलिस के लोग काम करवाने में मानते हैं। हमने तरीका बदला, वो जो इन्होंने यहाँ नारियल फोड़ने का और वो जो तरीके लगा रखे थे इस सेक्युलर मुल्क में, हमने उसको चेंज किया। हमने अपने तौर पर जो भी हमारे मज़ाहिबी अकायद हैं उसके मुताबिक किया और अधिकारियों को ये फोर्स किया कि आप सेक्युलर सिस्टम अडॉप्ट करें किसी भी तरीके के ओपनिंग के रिमार्क के लिए। और अब सवाल ये है कि शुरुआत की अगर आप बात करते हैं तो हम आपसे बताएं कि हमारे आज 7 काउंसिलर हैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और अनकरीब अभी तक हमने 80 करोड़ से ज्यादा अलग अलग माइनॉरिटी के और दलित विस्तारों में हमने खर्च करवाए हैं। तो आप बताइए कि ये आगाज हुआ, उसके बाद अंजाम को भी पहुंचा। और याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारी कोशिशों के साथ कि हम इस टर्म को खत्म होने से पहले अहमदाबाद की जो पूरा पुरानी गटर लाइन की जो सिस्टम है, पानी का जो प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन के लिए अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, कामयाबी देना अल्लाह का इख्तियार है। अच्छा दानिश भाई, खासकर एक बात बताइए कि आपने चुनाव लड़ने के लिए 2022 का खासकर दरियापुर को क्यों चुना? देखिए, दरियापुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये दरियापुर कॉन्स्टिट्यूंसी पहले शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानी जाती थी, जहां मैं रहता हूं और जहां मेरा बिजनेस है। मेरा बिजनेस जहां था वो उस जमाने में दरियापुर काजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानी जाती थी, और जहां मैं रहता हूं वो शाहपुर के नाम से जानी जाती थी। और अनकरीब कांग्रेस की जुटबंदी के चलते वो दरियापुर काजीपुर भी हारते थे और शाहपुर भी हारते थे। जो इतिहास आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2006 के बाद मैं आपको कहता रहा हूँ कि सियासत में जैसे ही हमने कदम रखा, अल्लाह ने वो समझ दी कि आपको ये करना है, और हम उस वक्त काम करने के लिए निकले। तो बहुत छोटी सी शख्सियत था उसमें, लेकिन 2007 के पहले शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को माइनॉरिटी सीट में कन्वर्ट करने के लिए जो लोगों की मेहनत थी वो सामने थी। तो आप देखिए कि 2007 में अल्लाह ने हमसे मेरी जो भी कैपेसिटी थी उसके मुताबिक काम लिया, और हुआ ये कि शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो माइनॉरिटी सीट में कन्वर्ट हुई, और कांग्रेस की तरफ से उसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का मैंडेट दिया गया। इसके बाद जब डीलिमिटेशन हुआ तो डीलिमिटेशन के अंदर में दरियापुर 51 हो गई। अब दरियापुर 51 हो गई तो फिर से उसका डोमिनेशन जो था वो रिलीजियस माइनॉरिटी का था, अल्पसंख्यक मुसलमानों का था। तो वंस अगेन वहां पे मिला, तो हमने वो कोशिशें की, लेकिन हमारी कोशिश वो जब नाकाम हुई 2007 वाली, जब हमने एक बहादुर नेता की उम्मीद की थी, एक ऐसे नेता की उम्मीद की थी कि जो असेंबली में जाके आंख में आंख मिलाकर बात कर सके, जैसा कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखते हैं। अगर इस तरह कभी भी माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के मुसलमानों की बात आती है तब, जब दलितों की बात आती है तब, जब पिछड़ों की बात आती है तब, जिस तरह से पार्लियामेंट के सेशन को देखने वाले लोग हमेशा से ओवैसी साहब का इंतजार करते रहते थे कि अभी ओवैसी आएंगे और सरकार की गलत नीतियों को लताड़ेंगे, वो जो उम्मीद, वो जो सपने दरियापुर की आवाम ने देखे थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। और आवाम से जब रिव्यू आया कि भाई हमारी पसंदगी में जो हमने गलतियां की हैं, अब लगता है कि उसका सुधार करने की जरूरत है, तो इसीलिए मजबूर होकर फिर हमें दरियापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में उम्मीदवारी। अच्छा दानिश में देखा जाए तो आपका जो पैदाइश है वो भी जिस तरीके से साथ आपने बताया कि दरियापुर वार्ड की है, तो आप कई सालों से वहाँ रहते भी हैं, तो खासकर वहाँ की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं कि जिसको सुलझाने के इंतजार में लोग हैं, और दानिश कुरैशी वहाँ के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो है ना वो कमर्शियलाइजेशन का है। हमारे यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो पूरे कमर्शियलाइज हो गए, और सरकार के बनाए हुए कानूनों को जो वो अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा नुकसान है हमारे यहाँ का। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अशान धारा कानून। अशान धारा कानून में एक तरीके से सरकार का जो फरमान है कि आप ऐसे बढ़िए, आप ऐसे मत बढ़िए। देखिए, जितने में आज हम ये स्टूडियो में जहां बैठे हैं, इसकी जब आप कॉस्ट गिनेंगे तो इतने पैसे में हम एक नए इलाके में अच्छा सा सेमी बंगलो ले सकते थे, लेकिन आप मजबूर हैं यहाँ रहने के लिए। तो सवाल ये, और उसमें उनको भी बेनिफिट लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी भी रियल एस्टेट के बिजनेस से है। तो एक तो ये है।
दूसरा मैं आपको बताऊं, ये ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हिंदू कम्युनिटी की अगर बात की जाए, मेजॉरिटी की, तो उसमें परेशानी ये है कि वो बेचारे जो यहाँ रह रहे हैं, आप मानिएगा नहीं मजहर साहब, कोई बच्चियां देने को तैयार नहीं। मतलब हिंदू समाज के कोई परिवार अगर यहाँ रह रहे हैं तो आप अगर पता करेंगे, मैं तो इस पूरे मामले पे रिसर्च कर चुका हूँ, उनको शादी ब्याह करने के लिए कोई बेटी देने को तैयार नहीं है कि भाई आप यहाँ रहते हैं वॉल सिटी में या दरियापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ आशान धारा लागू है तो हम यहाँ बेटी नहीं देंगे। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिनकी 48, 50 साल की उम्र हो गई है, जिनको शादी करने के लिए बेटियां नहीं मिली है। तो अगर ये आप सामाजिक जो नुकसान है, और वो सब समाज को है, मुसलमानों का भी आप हाल देख लीजिए। तो मैं प्रैक्टिकल आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सोसाइटी बाकी नहीं होगी कि जहां 4-5 लोगों का परिवार रहता होगा। अगर वहां शादी हो गई तो कंपलसरी बेचारा जो कपल है, मियां बीवी, जो शौहर और उसकी अहलियां हैं, उनको कंपलसरी आप देखिए या तो नजदीक में दूसरा घर खरीदते हैं उस कपल के लिए या किराए पे लेते हैं। आप देख लीजिए मुसलमानों के पास क्या बचा है, तो वो जाएगा तो या तो जुहापुरा जाएगा, वो जाएगा या तो गटवा जाएगा, वो जाएगा या रामोल जाएगा। मतलब 400 किलोमीटर के अहमदाबाद में आपके पास 40 किलोमीटर का इलाका भी नहीं है अगर आपकी आबादी 10% है तो ये अगर हमारे प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाते तो आप बताइए कि अगर वो ये कहते हैं कि भाई मैंने मेरे बजट में से, तो देखिए बजट आपको सरकार की तरफ से, मैं आपसे कहता हूँ मदर साहब कि अगर मैं ये कहूँ कि सरकार की तरफ से आपको 5 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है, आपको फलाही के लिए, कौम की फलाही के लिए, आवाम की फलाही के लिए खर्च करना, तो क्या आप नहीं कर सकते? कोई नहीं कर सकता है। तो फिर काबिलियत क्या है आपकी? यहाँ ये तो सवाल ये है कि जब हमारी कौम, हमारा इलाका इतना पिछड़ा हुआ है तो आपको सरकार से वहां मुसलसल जरह करके अपने हक को, हुकूक के लिए, अपनी आवाम के लिए लेकर आना चाहिए, बजाय उसके वो सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में काम करते हैं। इससे विशेष और कुछ आप मुझे बताइए, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो जिम्मेदारियां हैं, प्राथमिक सुविधाओं में ये चीजें आती हैं, मतलब जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में अगर आप अब भी 70 सालों के बाद अगर हम आज भी पीने के पानी के लिए जिना कर रहे हैं, गटर के साफ पानी का निकाल, गटर के पानी का निकाल हो जाए ताकि हम साफ सुथरी जिंदगी बशर कर सकें, हम पाक साफ जिंदगी बशर कर सकें। मैं ये कहता हूं कि दरियापुर कॉन्स्टिट्यूंसी का अमूमन 40% इलाका ऐसा होगा जहां आप देखिए तो गटरों का पानी बैक मारता है। अब भारत के वो नागरिक नहीं है क्या, हमारा हक वो नहीं है जो बोपल, गुमा, शीरा, सैलेज का भारत का नागरिक जिंदगी बशर कर रहा है? क्या मजहर साहब की या दानिश कुरैशी को ये हक हासिल नहीं है कि वो भी एक साफ सुथरी जिंदगी हासिल करे? सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएटेड है और इनका ये सॉल्यूशन चाहते ही नहीं है। गुजरात के मुसलमानों की, पूरे गुजरात के दलितों की, पूरे गुजरात के आदिवासियों की, पूरे गुजरात के ओबीसी की, अब छोड़ दीजिए, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए अवाम बगावत हुई है। वरना तो आप बताइए मजलिस को क्या पड़ी थी हैदराबाद से यहाँ आने की? लोग, आप पता करिएगा, इस बार ओवैसी साहब 2 दिन बाद आने वाले हैं, आप जाइएगा उनसे पूछिएगा कि अहमदाबाद से कितने लोग आए थे। मरहूम गुजर गए टायर वाला साहब अजमत भाई, आप पूछिएगा, सबसे ज्यादा कोशिशें उनकी थी। कितने सीनियर और कितने कदावर कांग्रेसी नेता थे वो, आप बताइए तो कितनी बार वो गए अपने खर्चे से। वो मतलब उनकी जो आजीजी थी, हमने जो सुनी थी, जो देखी थी, जो जानी थी, वो इतनी थी कि साहब बहुत हो गया, हम लोग बिल्कुल नर्क से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, ये अल्फाज हुआ करते थे उनके। अच्छा दानिश भाई, जिस तरीके से आपने बात छेड़ी भी है कि ओवैसी साहब को बुलाने के लिए लोग यहाँ से गए थे, इसी तरीके से हम बात करें तो विधानसभा की, तो बंगाल में भी ओवैसी साहब गए, यूपी में भी गए और बिहार में भी गए। इसी तरीके से हैदराबाद से ओवैसी साहब ने जो पतंग आसमान की ऊंचाई पर चढ़ाई है, उसको लेकर गुजरात में भी आए और यहाँ पर भी काफ़ी ऊंचाई पे पतंग चढ़ाकर वो जो है गुजरात में साबिर भाई काबलीवाला और उनके साथीदारों के हाथ में दी है। अब 2022 के चुनाव में इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले नतीजा तो ये निकलेगा कि वो जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 3 3 3, मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रदेश में, मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूँ साल भर पहले, कि प्रदेश में पाटीदारों की आबादी मुसलमानों से भी कम है, बावजूद उनके 47 MLA, 42 वैसे साहब बता रहे थे, लेकिन 47, क्योंकि पाटीदार समाज में कुछ जातियां ऐसी होती है जिनकी सरनेम पटेल नहीं होती, दूसरी भी होती है, जिनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। 47 MLA कुल मिला के भाजपा और कांग्रेस के हैं। आप मुझे बताइए
कि पाटीदार समाज में कांग्रेस 35 और 37 टिकटें देती है, जबकि अनकरीब ये कहा जाता है कि पाटीदार समाज वो जो है वो रूलिंग शासन के साथ में रहने में मानने वाले लोग हैं। ठीक है, ये कि प्रदेश में हमारी 12% आबादी है, ये जो आंकड़े लेके आते हैं 9.7% या 10%, ये बिल्कुल फेक है। 12% तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो हमारे यहाँ के वोटर्स हैं उस पे। अब 12% की आबादी में आपके पास अपने 20 एमएलए होने चाहिए। देखिए एससी 7% है तो उनके अनकरीब 14 सीटें रिजर्व हैं। दूसरी तरफ 14% एसटी हैं तो उनके 28 एमएलए रिजर्व हैं। अब सवाल ये है कि माइनॉरिटी का भी एक फेस था जिसको बहुत चालाकी से कांग्रेस ने डाइल्यूट कर दिया। तो आज हमारे 18-20 एमएलए के बजाय सिर्फ 3 क्यों रह गए भाई? आपने क्यों नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? किसी जमाने में 15-16 एमएलए आया करते थे, लेकिन जब आप अपनी चादर बचाने में लग गए ना तो उससे आपने नुकसान कौम का किया। तो कौम का नुकसान तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम फिर से रिपीट करते हैं कि हमारी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। कल वो सत्ता पे नहीं होंगे तो हम उनसे उसी तरह से व्यवहार करेंगे जो हमारा कलमा वो भाई है, लेकिन आज अगर वो सत्ता पे है तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा। लोकतंत्र में सवाल करना हमारा काम है और हम पूछेंगे। दानिश भाई, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से 30 कैंडिडेट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मैदान में उतारे हैं, जिनके नाम वो डिक्लेयर कर देगी बहुत जल्द इंशाल्लाह, तो मेरे कहने का मतलब कि जिस तरीके से यूपी में 100 कैंडिडेट मैदान में उतारे थे, उनमें से करीबन 99 की जो है वो डिपॉजिट जब्त हुई। अब यहाँ पर जो 30 कैंडिडेट उतारे हैं उनमें से कामयाबी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान है खुदा पर, और दीन का दर्स यही है कि अल्लाह ने कोशिश में कामयाबी रखी है। तो कोशिश करना हमारा काम है, ईमानदार कोशिश हम करेंगे। हमने कॉरपोरेशन में रिजल्ट दिया है, इंशाल्लाह विधानसभा में भी देंगे। और जैसा कि आप यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में ना अकेले सिर्फ मजलिस की 99 लोगों की डिपॉजिट गई थी, 400 सीटें कांग्रेस ने भी तो लड़ी थी, 399 पे उनकी भी तो गई थी। उनसे कभी सवाल पूछिए आप कि भाई आपकी 399 पे गई थी तो आप क्यों लड़े भाई? दूसरे नंबर की मैं आपको बात बताऊं, बिहार के अंदर में जो हुआ, बिहार के अंदर में इस बार 5 एमएलए जीते थे, ठीक है, लेकिन आपको याद हो कि इससे पहले सेकंड लास्ट इलेक्शन जो था वहां ओवैसी साहब लड़े थे। ओवैसी साहब जब लड़े थे वहां यही परिस्थिति हुई थी जो यूपी में हुई, लेकिन उसके बाद हम जीते। जीतने के बाद जो परिस्थितियां हुई, सियासत में हर परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ता है और करना पड़ेगा। जो परिस्थितियां बनी उसको हालात के मद्देनजर हमने फेस किया, लेकिन क्या आपके कहने का मतलब मैं ये समझूं कि एआईएमआईएम ईमानदार कोशिश भी ना करे? क्या अगर कोशिश के बिना किसी को कामयाबी मिली है? आप बताइए। नहीं, कोशिश तो की है, आप 30 पर उतारने वाले हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 30 में से आप कितनी सीटों पर आने की उम्मीद रखते हैं? देखिए अनकरीब मेरा मानना है कि ऐसी सीटों के कोटे की बात की जाए ना तो टोटल 14 में से सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस के पास है। उन 5 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास इसलिए है क्योंकि वो मुसलमान डोमिनेटेड है, और जानबूझ के मुसलमान डोमिनेशन इलाकों में एससी रिजर्वेशन डाल दिया गया ताकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है विधानसभा में ना बढ़े। उसमें वडगाम आ गई, दसाड़ा आ गई, एक और विधानसभा है सौराष्ट्र की। तो इस तरीके की करके ये चारों विधानसभा के अंदर में इन्होंने वहां पेनिट्रेशन कर दिया। अब देखिए वडगाम की विधानसभा के अंदर के जो नेता को इतना उभारा जा रहा है, अल्टीमेटली है क्या वहां? आप जाके देखिए, वहां पे अनकरीब मोर देन 65% माइनॉरिटी वोटर्स हैं। तो ये जो खेल इन्होंने सत्ता के साथ में खेला है, हम उसी को उजागर करने आए हैं। हम समझते हैं कि ये जो ऐसी सीटें हैं इनमें से हम कम से कम 3 सीटें जीतेंगे। इसके अलावा माइनॉरिटी की बात है तो माइनॉरिटी के अंदर में मेरा टारगेट है कि कम से कम 6 से 7 सीटें 7 से 9 सीटें अनकरीब हम जीतेंगे। और एसटी इलाकों में जो हम लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे भी हम कम से कम 5 से 6 सीटें जीतने की तैयारी के साथ उतरे हैं। इसके अलावा 3 ओबीसी सीटें ऐसी हैं जहां हम निकाल सकते हैं। अमूमन कहने का मतलब ये कि हमारा स्ट्राइक रेट जो होगा वो करीब 50% से ज्यादा 51% ही होगा। जैसा कॉर्पोरेशन में हमारा स्ट्राइक रेट हाई था, इसी तरह विधानसभा में भी हमारी ईमानदार कोशिश ये रहेगी कि हम स्ट्राइक रेट ऊंचा रखें और आवाम को एक बेहतरीन विकल्प दें। दानिश भाई, अगर आप जिस तरीके से अल्लाह करे और आप वहाँ पर दावेदार बन जाओ, दावेदार तो हैं ही लेकिन वहाँ के कैंडिडेट बन जाओ और चुनाव भी लड़ने की जो है आपके सामने जब बात आएगी, उस वक्त वहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। तो ये जो चारों पक्षों की जानिब से जो लड़ाई जो चल रही है, उसका नतीजे को आप किस तरीके से देखते हो? उसमें आप टक्कर किस तरीके से दोगे? आपकी रणनीति क्या रही है इसमें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, दानिश कुरैशी जब किसी सियासी पार्टी में नहीं था तब भी मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं सामाजिक कार्यकर के तौर पे, सामाजिक कारकुन के तौर पे मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। उस्मान भाई जो मेन मीडिया के हैं, आप उनसे भी पूछिए, उनके साथ भी रह के बहुत काम किया हमने। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने सियासी पार्टी में ना होने के वक्त भी किए थे, और उस वक्त के जो नेता थे उनसे जाकर जब हम काम के लिए सपोर्ट मांगते थे तो नहीं मिलते थे। और मुझे लगता है कि मैंने आज तक जो कुछ किया है वो उसी ग्राफ को लेकर मैं सिर्फ सामने आवाम के जब रखूंगा कि भाई अब तक हमने ये काम किया है, जब मैं सियासी पार्टी में भी नहीं था तब का मेरा ये ग्राफ है। अब आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? जो उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा और उससे बेहतर उतरने का हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आवाम को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आज की बात की जाए तो देखिए, जब कभी भी दलितों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिटिक्स या डिस्क्रिमिनेटिव लॉज लाए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो सबसे पहली आवाज आपको अगर कोई सुनने में मिलती होगी तो वो दानिश कुरैशी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से आपको सुनाई देती। तो आप सोचिए कि जब गुजरात स्टेट को जो प्रॉपर काउंटर देना है, कानूनन काउंटर देना है, उसमें अगर हम आज की डेट में कोई कोताही नहीं बरते, तो अगर अवाम ने हमें जिम्मेदारी दी तो हम इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि इंशाल्लाह उन्होंने जो भरोसा हमने जताया है उससे कहीं बेहतर उतरने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, तो शुक्रिया दानिश भाई वक्त देने के लिए। दोस्तों, ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 51 दरियापुर के दावेदार दानिश भाई कुरैशी, जो काफ़ी मजबूत दावेदार माने जाते हैं। और देखते हैं आने वाले दिनों में कि 6 तारीख को असदुद्दीन अवैसी साहब आते हैं, उस वक्त किस नाम का वो जिक्र करते हैं दरियापुर सीट के लिए। दोस्तों, मैं मजलिस से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।